नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 2024 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो क्रिमिनल अपील नंबर 391 ऑफ 2024, जो कि अराइजेस हुई है स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 111775 ऑफ 2023। इसमें अपीलेंट्स जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वर्सेस एक जो रिस्पोंडेंट्स हैं। तो यहाँ पर सीबीआई ने एक अपील थी माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइल की थी, और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अक्यूज्ड बनाया गया था, और एक कंप्लेंट थी वो एक बैंक द्वारा डाली गई थी कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स हैं, वो लोन्स के जो फ्रॉड्स हैं वो किए गए हैं, जिसमें से कई बैंकों को 32,000 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है। 4,200 करोड़ 42,000 करोड़ का जो है वो लोन सैंक्शन कराया गया था, जिसकी वजह से कुछ 32,000 जो लोन्स हैं 34,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जो थी स्पेशल कोर्ट में जो बेल थी वो उनको ग्रांट कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि जो चार्जशीट है वो इनकम्प्लीट फाइल की गई है, और सेक्शन 167 सब पार्ट 2 का जो सीआरपीसी ये कहता है कि अगर चार्जशीट अगर समय पर नहीं फाइल की जाए तो डिफॉल्ट जो है वो बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। तो इसी का ग्राउंड्स का आधार बना के माननीय सेशन कोर्ट ने जो है रिस्पोंडेंट्स को बेल दे दी थी। अब उससे एग्रीवेट होकर 482 सीआरपीसी में अपीलेंट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था। फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो अगर चार्जशीट है वो फाइल कर दी जाए, और अगर सिर्फ कुछ अदर अक्यूज्ड के लिए वो चार्जशीट अगर वो पेंडिंग है तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि चार्जशीट ये इनकम्प्लीट है। नीचे की जो कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स ने यहाँ पर एरर की है, और जो डिफॉल्ट बेल जो है 167 सब पार्ट 2 के अंदर सीआरपीसी के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स उसके हकदार नहीं है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं और क्या निर्णय दिया था माननीय कोर्ट ने वो देखते हैं। तो देखिए, ये अपील थी वो इम्पिंज्ड ऑर्डर था, वो 30/5/2023 का जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था दिल्ली का, उसको चैलेंज किया था सीबीआई ने, और जिसमें हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने स्पेशल जज थे सीबीआई के उस ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया था, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को डिफॉल्ट बेल थी वो ग्रांट कर दी थी सेक्शन 167 सब पार्ट 2 सीआरपीसी के तहत। और शॉर्ट फैक्ट्स ये थे कि एक एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड कराई गई थी सीबीआई में, सीबीआई सो एंड सो जगह पे, और जो कंप्लेंट थी वो एक डीजीएम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई थी नारीमन पॉइंट मुंबई, और जो ऑफेंसेस थे वो थे 409, 420, 477 ए इंडियन पीनल कोड रीड विद सेक्शन 120 बी, तो साथ में एंड सेक्शन 13 सब पार्ट 2 रीड विद सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट डी ऑफ पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहाँ पर जो एफआईआर थी वो एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें अगेंस्ट में एफआईआर हुई थी, और 12 अक्यूज्ड पर्सन्स थे, कंपनीज के भी नाम थे। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जो एफआईआर में ये बताया गया था कि जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के, कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, और 12 अक्यूज्ड पर्सन हैं, उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की है और चीट किया है 17 बैंक्स को, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया और लेड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, और फिर उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से अक्यूज ने इंड्यूस किया था कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स को कि वो एक ह्यूज लोन है 42,000 करोड़ का वो सैंक्शन करें, और फिर उसके बाद साइफंड ऑफ कर दिया उस पैसे को और मिसअप्रोप्रिएशन कर दिया, और जो फंड्स थे उसको बैंक जो बुक ऑफ अकाउंट में काफी फॉल्सिफाई किया, और डिसऑनेस्टली जानबूझ के और डिसऑनेस्टली, और जो रीपेमेंट थी लेजिटिमेट ड्यूज के उसको नहीं किया, और फिर इसकी वजह से एक रॉन्गफुल लॉस हुआ
मींस डिफॉल्ट किया ऑन मतलब डिफॉल्ट जो ड्यूज थे वो दिए नहीं गए कंसोर्टियम बैंक को, उसकी वजह से बैंकों को नुकसान हुआ 34,000 करोड़ का। और ये पीरियड था जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2019 तक के पीरियड में इनको बैंकों को नुकसान हुआ। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को अरेस्ट कर लिया गया अपीलेंट सीबीआई द्वारा, जो कि एक एफआईआर लॉन्च की गई थी और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 30 जुलाई 2022 में। इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें चार्जशीट थी वो फाइल की गई और सेक्शन 120(20) और सेक्शन 206, 409, 411, 420, 424, 465, 468 और 477 है, जो कि फ्रॉड और चीटिंग से लिंक्ड है। सेक्शन 13(b), सेक्शन 13 सब पार्ट 2 रीड विद सेक्शन 13 सब पार्ट 1 डी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और जो कि सीबीआई ने फाइल की 75% के अगेंस्ट में, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 का भी नाम शामिल था 15 अक्टूबर 2022 को। रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने फिर एक सेक्शन 167 सब पार्ट 2 सीआरपीसी के तहत 29 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट के समक्ष जो है स्टैच्यूटरी बेल फाइल की और कहा कि जो चार्जशीट जो फाइल की गई थी सीबीआई द्वारा वो इनकम्प्लीट है और कोई फाइनल रिपोर्ट जो है सेक्शन 173 सब पार्ट 2 के अंदर जो फाइल करनी थी वो नहीं की गई, इसलिए स्टैच्यूटरी पीरियड था सेक्शन 167 सब पार्ट 2 सीआरपीसी का, और इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी में मतलब से रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि एक साथ में एक और ग्राउंड उठाया कि जो जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की वो नहीं है, क्योंकि अप्रूवल जो है सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो अमेंडेड किया जा चुका है 2018 के अंदर, उसमें अप्रूवल नहीं लिया गया। स्पेशल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया अपना 26/11/2022 को, और ये डिसीजन में ये दिया कि स्पेशल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है जो मैटर है, और जो बार था सेक्शन 17A सीएपीए प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का वो यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और सेपरेट ऑर्डर एक दिया 26 नवंबर 2022 को, और स्पेशल कोर्ट ने जो कॉजनेंस था वो 75 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ले लिया, और प्रोटेक्शन वारंट था रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन वारंट किया, और अक्यूज नंबर 7 के अगेंस्ट भी, और स्पेशल कोर्ट ने वारंट और समन्स भी इशू किए अदर जो अक्यूज थे उनके अगेंस्ट में। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने 3 दिसंबर 2022 को ये पाया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम्प्लीट है, चार्जशीट जो है वो एक पीस मील है, और ये डिसीजन दिया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो 1 और 2 जो कि अक्यूज नंबर 1 और 2 है उनको स्टैच्यूटरी बेल के वो हकदार हैं सेक्शन 167(2) सीआरपीसी के तहत। अब इस ऑर्डर से सीबीआई ने अपील थी वो फाइल की, में स्पेशल पिटीशन फाइल की क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 100 हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत रीड विद सेक्शन 439(2) ऑफ सीआरपीसी के तहत। हाई कोर्ट ने अपनी जो ऑर्डर दिया 30/5/2023 को, उन्होंने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया, और जो सेशन स्पेशल कोर्ट का निर्णय था 3/12/2022 को, उस निर्णय को ठीक ठहराया। अब यहाँ पर माननीय मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, सीबीआई ने आगे अपील फाइल की, और यहाँ पर जो सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने सबमिट किया कि जो चार्जशीट थी वो अपीलेंट जो सीबीआई ने वो 75 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में फाइल करनी थी, जिसमें प्रेजेंट रिस्पोंडेंट भी हैं, और कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है और सम अक्यूज्ड के अगेंस्ट में पेंडिंग थी, इसका मतलब ये नहीं कि इनकम्प्लीट चार्जशीट है वो फाइल की गई है रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में। जो लर्नड एएसजी ने ये फर्दर ये सबमिशन दिया कि जो रिपोर्ट सेक्शन 173 सीआरपीसी जो सीबीआई ने फाइल की थी वो कंप्लीट थी, और इसमें सारे डिटेल्स थे जो कि रिक्वायर्ड बाय द लॉ थे, और इंस्टेंट केस में जो स्टैच्यूटरी बेल थी सेक्शन 167(2) सीआरपीसी की तहत, जो नीचे की जो कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट ने जो बेल दी है वो गलत दी है, और क्योंकि जो कॉजनेंस था वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में लिया जा चुका था, और जो चार्जशीट सिर्फ उस ग्राउंड्स पे जो है वो बेल दी जा सकती है सेक्शन 167(2) के अंदर, जब चार्जशीट नहीं फाइल की हो और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो। इसलिए जो बेनिफिट है सेक्शन 167 सब पार्ट 2 का वो तभी अफेंडर को तभी उसी ग्राउंड पे दिया जा सकता है, लेकिन जब एक दफा चार्जशीट फाइल कर दी जाए और राइट, ऐसे में जो राइट है अक्यूज्ड का वो खत्म हो जाता है, और राइट जो है सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं दिया जा सकता कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है वो जो कि सेक्शन 173 सब पार्ट A कोर्ट के अंदर। तो इसलिए उस जो सबमिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ जजमेंट्स थी, उस पर रिलाई किया। एक था दिनेश दालमिया वर्सेस सीबीआई, और वीएम रविंद्रन वर्सेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अपोज किया जो रिस्पोंडेंट्स के जो काउंसिल उन्होंने होल्ड किया कि अपने जो ग्राउंड्स पे अपोज किया। अब यहाँ पर फाइनली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, हम उसके एनालिसिस पे जाते हैं। एनालिसिस पे जो पहले सेक्शन जो सीआरपीसी के प्रोविजंस थे उसमें क्या बताया गया, पहले हम उसमें देखते हैं।
सारे जजमेंट्स को भी उन्होंने कोर्ट ने एनालाइज किया। यहाँ पर बताया कि जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आता है कि जो रिस्पोंडेंट क्या वो इंटाइटल्ड है स्टैट्यूटरी राइट के अंदर, जो सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत इस ग्राउंड पे कि इन्वेस्टिगेशन सब कुछ अक्यूज्ड की वो अभी जो इनका नाम एफआईआर में वो पेंडिंग है, जो रिपोर्ट दी गई है सब सेक्शन 2173 सीआरपीसी में तहत रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में और अदर अक्यूज्ड के अगेंस्ट में वो विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर जो कॉजनेंस जो है वो स्पेशल कोर्ट ने ले लिया था क्या, जो जबकि स्पेशल कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जो डिफॉल्ट बेल 167(2) सीआरपीसी के तहत ले लिया गया था। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ सबमिशंस को करने के लिए तो पहले सेक्शन 167 को कोर्ट ने एनालाइज किया, जो कि बताया जाता है कि जो प्रोसीजर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना की जा सके 24 घंटे में, तब फिर मजिस्ट्रेट जो है वो 15 दिन की जो एक्सटेंशन देते हैं, सिर्फ एक टर्म जो है 15 दिन तक का देते हैं। और अगर ऐसे में भी फिर आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड है वो 90 डेज का होता है। अगर कोई ऑफेंस जो है वो डेथ से रिलेटेड है, जहाँ फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, जिसमें जो सजा है वो 10 साल से कम तक की नहीं है, और जहाँ फिर अदर ऑफेंसेस में 60 दिन तक की होती है। और 173 जो सीआरपीसी कहता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए बिना किसी अननेसेसरी डिले के अंदर। और फिर उसमें जो है कि जितनी जल्दी हो सके वो ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन के वो रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करें, जो कि रिपोर्ट में मेंशन हो कि इन पार्टीज का नाम क्या, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और जो नेचर ऑफ द पर्सन जो एक्विंटेड है इस सर्कमस्टांसेस ऑफ केस में, और ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है तो किसने किया है, और अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है, और अगर क्या उनको बेल बॉन्ड पे छोड़ा गया तो कोई बिना किसी शोटिस के छोड़ा गया है। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। Of the parties, nature of the information, name of the person जो acquainted हैं circumstances of case, और कोई भी offense कमिट किया है, अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है और अगर वो बेल पे छोड़े गए हैं, अगर तो विद और विदाउट श्योरिटी, और क्या वो उनको कस्टडी में अंडर 170 के अंदर फॉरवर्ड किया गया है, तो ये सेक्शन 173 का जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जो लीगल पोजीशन है तो कि जिसमें राइट टू डिफॉल्ट जो मिलता है सेक्शन 167(2) सीआरपीसी के तहत, वो एक ना सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है बल्कि एक राइट है जो कि फ्लो करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। तो ये एक इंडिफिजिबल राइट है, और ये तभी इन्फोर्स किया जा सकता है प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ चलान। जब तक चलान जो है वो फाइल नहीं किया जाता तभी ये इन्फोर्स किया जा सकता है, और तब वो इन्फोर्सेबल नहीं है और सर्वाइव नहीं रहता जब चालान फाइल कर दी जाए। तो मींस अगर वो जो पुलिस है 90 दिन जो भी टाइम ड्यूरेशन है 90 दिन या 60 दिन, उसके दौरान अगर वो चालान या चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है, तभी यहाँ पर अक्यूज्ड का एक इंडिफिजिबल राइट होगा कि वो अक्यूज्ड का स्टैट्यूटरी राइट होगा। तो उसमें वो अक्यूज्ड चाहे तो बेल ले सकते हैं कि पुलिस जो है सक्षम नहीं रही चार्जशीट फाइल करने में। लेकिन जब चार्जशीट फाइल कर दे 90 या 60 दिन जो भी ऑफेंस की जो नेचर ऑफ ऑफेंस किस तरीके का है, अगर वो पुलिस समय के अंदर वो चार्जशीट फाइल कर देती है, तब वो अक्यूज्ड का जो राइट है 167 सब पार्ट 2 के तहत वो राइट खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट थी, संजय दत्त वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई बॉम्बे। तो यहाँ पर भी प्रोविजंस थे सेक्शन 20 सब पार्ट 4 सब पार्ट BB, जो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट टाडा का जो केस था, रीड विद सेक्शन 167(2) सीआरपीसी। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो इंडिफिजिबल राइट है अक्यूज्ड का इस सिचुएशन में तभी इन्फोर्स हो सकता है प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ चालान। अगर यहाँ पे फिर वही बात बताई कि सर्वाइव नहीं रहता अगर चालान फाइल हो जाए। तो ये सेक्शन उसके ऊपर ये संजय दत्त का जो केस था उसके जो प्रोविजंस थे वहां पर डिस्कस किए। एक सुरेश कुमार भिकिमचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जहां पर भी ये कोर्ट ने यही बताया कि अक्यूज्ड का
जो डिफॉल्ट बेल लेते हैं अंडर सेक्शन 167(2) सब पार्ट के अंदर, इस ग्राउंड पे कि चार्जशीट जो है फाइल स्टिपुलेटेड टाइम पे फाइल कर दी गई थी, लेकिन कॉग्निजेंस कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया था, तो जिसमें सैंक्शन की आवश्यकता थी अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो कोर्ट ने अक्यूज्ड का जो राइट था डिस्पेल कर दिया था और कहा था कि सेक्शन जो है 167 ये कॉन्टेम्पलेट्स करता है कि 60 दिन या जब जो उसमें 90 दिन की जो 10 साल से ऊपर की सजा उसका 90 दिन का टाइम है, और 60 दिन की जो बाकी जो दूसरे ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये बताया था कि पुलिस ने जो अगर कॉम्प्लायंस कर दिया जाए 167(2) सब पार्ट ए सब पार्ट 2 के अंदर, तो कॉग्निजेंस लिया गया या नहीं लिया गया ये मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर इस जजमेंट का जो पक्ष है वो अक्यूज्ड के अपीरेंट मतलब रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जा रहा है, जो कि अक्यूज्ड है। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी का केस था, उसमें भी कोर्ट ने ये सुरेश कुमार भिकिमचंद जैन की जो ऑब्जर्वेशन थी, मतलब जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो अपनी जजमेंट में रेफर किए। और अब सारे जजमेंट्स करने के बाद फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने अपना ये निर्णय दिया कि जो बेनिफिट है, जो एक लीगल पोजीशन से सेटल्ड है कि कोई शेडो ऑफ डाउट नहीं रह बनता है कि जो स्टैट्यूटरी राइट है रिपोर्ट का अंडर सेक्शन 173(2) के अंदर, अगर डिटेल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं रिपोर्ट के अंदर, और रिपोर्ट जो है 173 अगर कोर्ट को इंटीमेट कर देती है और जब इन्वेस्टिगेशन के तहत, तो ये जो कॉजनेबल ऑफेंस होता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक सफिशिएंट एविडेंस प्रोक्यूर करने होंगे जिससे वो इंक्वायर कर सकते हैं, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट को दी जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट कंप्लीट मानी जाएगी अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड हैं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस हैं, जो सेक्शन 175 सब पार्ट 5 के तहत होते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा ये जरूरी नहीं है कि सारे डिटेल्स ऑफ ऑफेंस है चार्जशीट के अंदर मेंशन किए जाएं, स्टेट किए जाएं। तो यहाँ पर बेनिफिट था प्रोविजन का सब सेक्शन 2 167 का, वो तभी अफेंडर को अवेलेबल होता है कि जब चार्जशीट नहीं फाइल की गई हो, अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पे हो या पेंडिंग अगेंस्ट पे हो। लेकिन जब एक चार्जशीट फाइल कर दिया जाए तो राइट जो है इसमें सीज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बताया कि जो राइट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं सब सेक्शन 8 के अंदर 173, तो ये राइट जो है वो कहना इज नॉट टेकन अवे बिकॉज की चार्जशीट जो है फाइल की जा चुकी है अंडर सबसेक्शन 2 देयर ऑफ द अक्यूज्ड। तो दो ऑर्डिनरी जो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है वो चार्जशीट के अंदर ही अकॉम्पनी करने चाहिए, और कुछ अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अगर फाइल नहीं किए जा सके हैं चार्जशीट के में, तो इसमें जो चार्जशीट है वो खराब मतलब विशेट नहीं होती है, मींस जो उसे नल नहीं किया जा सकता, नल एंड वॉइड नहीं कहा जा सकता, मतलब खराब नहीं मानी जाएगी। तो ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल था कि जो कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का, ना कि ऑफेंडर के अगेंस्ट वो कॉग्निजेंस लेता है। लेकिन जब मटेरियल्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं चार्जशीट में, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि जो कमीशन ऑफ द ऑफेंस हुआ है और कॉग्निजेंस जो है और उसके बाद कॉग्निजेंस ले लेती है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो फिर यहाँ पर इमटेरियल हो जाएगा कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है 173(8) के अंदर वो पेंडिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि जो पेंडिंग जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है अदर अक्यूज्ड की सम डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल नहीं है चार्जशीट फाइल करते समय, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट है विशिएट नहीं मानी जाएगी, मींस वो खराब नहीं मानी जाएगी, और अक्यूज्ड जो है वो इसमें बेनिफिट नहीं ले सकता है, डिफॉल्ट बेल का वो उसमें बेनिफिट नहीं ले सकता इस ग्राउंड पे कि चार्जशीट जो है वो इनकम्प्लीट है, मींस अदर अक्यूज्ड के अगेंस्ट अगर नहीं फाइल की गई है, तो यहाँ पर अक्यूज्ड अगर उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट फाइल की जा चुकी है और अदर रिमेनिंग अक्यूज्ड के अंदर नहीं की जा सकी है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसमें वो डिफॉल्ट सेक्शन 167 सब पार्ट 2 का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ये दिनेश दालमिया का जो केस था उसकी भी रेफरेंस दिया, और फाइनली जो अब वर्डिक्ट पे आते हैं, फाइनली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे यही कहा कि ये लीगल पोजीशन जो सेटल्ड लीगल पोजीशन में कोर्ट ने कहा कि हमारे में कोई हेजिटेट नहीं करते कि होल्डिंग में इस होल्ड करते समय कि जो चार्जशीट जो है वो रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड के अगेंस्ट फाइल की जा चुकी है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, और कॉजनेस भी कोर्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा लिया जा चुका है। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट डिफॉल्ट के अंदर 167 सब पार्ट 2 का डिफॉल्ट बेल का जो राइट बना हुआ है उसमें वो
क्लेम नहीं कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदर अक्यूज्ड के अगेंस्ट में पेंडिंग है। तो इस यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट और जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीरियस एरर्स किए हैं और डिसरिगार्ड कर दिया है लीगल पोजीशन को, और तो यहाँ पर इम्पिंज्ड ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है और इसलिए अकॉर्डिंगली सेट असाइड कर दिया, और यहाँ पर डायरेक्शन दी कि रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड को कस्टडी में ले लिया जाए और अगर रिलीज किया गया है डिफॉल्ट बेल पे टू द इम्पिंज्ड ऑर्डर। और यहाँ पर क्लेरिफाइड भी कर दिया कोर्ट ने कि ऑब्जर्वेशन जो दी गई है इस जजमेंट में वो स्पेशल कोर्ट के इस पे ना ही स्पेशल कोर्ट ना ही हाई कोर्ट इससे इन्फ्लुएंस हो जब भी वो कोर्ट की जो अदर प्रोसीडिंग्स को डिसाइड करेंगे, जब भी जो भी पेंडिंग होगी वो इससे वो मेरिट्स पे ही डिसाइड करेंगी। अपील को अकॉर्डिंगली सीबीआई की जो अपील थी उनको अलाउड कर दिया। ये 24 जनवरी 2024 की ये जजमेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।